पाठ 6 वनमानुष। प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि भावनाएं सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं अपितु जानवरों में भी होती है। इसीलिए हमें कभी भी पशुओं को सताना नहीं चाहिए। हमें सदैव जीवों पर दया करनी चाहिए। आज हम तुम्हें एक वन मानुष का हाल सुनाते हैं। वह आदमी और बंदर के बीच में एक जानवर है, मगर वह बड़ा बलवान होता है और आदमियों को बड़ी आसानी से मार सकता है। वह अधिकतर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। एक दिन एक शिकारी अफ्रीका के क्लब में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था कि उसका एक दोस्त घबराया हुआ कमरे में आया और बोला, एक नर वनमानुष निकला है जो सिर्फ आदमियों को मार रहा है। शिकारी ने उस हबशी को बुलाकर उससे पूछताछ की तो मालूम हुआ कि उबांशी जाति के एक आदमी ने उस वन मानुष के मादा जोड़े को मार डाला है। शायद इसीलिए वह आदमियों को मार रहा है। हबशी ने कहा, साहब, ऐसे डीलडोल का वनमानुष कहीं देखने में नहीं आया था। ताज्जुब तो ये है कि वो चुन चुनकर उसी जाति के आदमियों को मारता है। अब तक करीब 10 उबांशियों को मार चुका है। शिकारी शेर का शिकार करने आया था, पर उसने मन में सोचा, ये वनमानुष तो शेर से भी ज्यादा खौफनाक है। पहले इसी को क्यों ना मारूं। दूसरे दिन उसने तड़के ही शिकार का सामान ठीक ठाक किया और उसी हबशी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां कई सिपाही भी मौजूद थे। वे भी अपनी छोलदारियां और बंदूकें लेकर चलने को तैयार हो गए। हबशी राह दिखाता हुआ आगे आगे चलने लगा। दिन भर लगातार चलने के बाद वे लोग उबांशियों के गांव में पहुंचे। रास्ते में बहुत से जानवर मिले, पर वनमानुष का कहीं निशान तक ना मिला। अफ्रीका के सब गांव करीब करीब एक ही तरह के होते हैं। गांव के बीच में उबांशियों के सरदार का झोपड़ा था, तो चारों ओर बांसों से घिरा हुआ था। एक बड़े डील डॉल का आदमी कंधे पर बंदूक रखे सामने टहल रहा था। शिकारियों की खबर पाकर उबांशी सरदार उनसे मिलने आया और उसे सलाम करके बोला, आप फौजी लोग खूब आए। अब मुझे उम्मीद है कि वनमानुष जरूर मारा जाएगा। हम लोगों का तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है। शिकारी ने गुरूर के साथ कहा, हाँ, देखो क्या होता है। आए तो इसी इरादे से हैं। शिकारियों ने सरदार के झोपड़े के पास ही अपनी छोलदारियां लगा दी और पेट पूजा करने की फिक्र करने कि अचानक किसी ने कराहने की आवाज में कहा, हुजूर, ये वही वनमानुष है। दिन भर अपने मादा जोड़े के पास बैठा रोता रहता है। रात होते इधर उधर घूमने लगता है। ना मालूम किस वक्त चुपके से गांव में घुस आता है और किसी न किसी उबांशी को मार डालता है और अन्य किसी जाति के आदमी से कुछ नहीं बोलता। लोग दिन भर के थके मादे भूखे प्यासे थे। वनमानुष का शिकार करने की किसे सूझती थी। जब लोग खा पीकर फारिग हुए तो सलाह होने लगी कि वनमानुष का शिकार कैसे किया जाए। उबांशी सरदार ने कहा, रात को आप लोग उसे नहीं पा सकते, दिन को ही उसका शिकार हो सकता है। शिकारियों को भी उसकी सलाह पसंद आई। सब बंदोबस्त कर दिया कि 2-2 घंटे के बाद पहरा बदल दिया जाए। शिकारी थका था, जल्दी ही सो गया, लेकिन थोड़ी ही देर सोया था कि उसकी नींद टूट गई और सामने एक परछाई सी खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अफसर ने फौरन आवाज दी, संतरी, पर कोई जवाब न मिला। ना मालूम यह आवाज संतरी के कानों तक पहुंची भी या नहीं। अफसर ने तुरंत बिजली की बत्ती जलाई। उसका कलेजा सन्न हो गया। सामने 6 फीट का वनमानुष खड़ा था और उसके हाथ में संतरी की बंदूक थी, जिसकी नली बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। वह शिकारी की ओर आंखें जमाए हुए था, जैसे सोच रहा हो कि इसे मारूं या छोड़ दूं। उसका डरावना चेहरा देखकर शिकारी की घिग्गी बंध गई। मुंह से आवाज तक न निकली। अचानक बाहर किसी चीज के गिरने का धमाका हुआ। शायद कोई संतरी अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़ा था। वनमानुष ने झट बंदूक फेंक दी और उछलकर छोलदारी से बाहर निकल गया। अब अफसर साहब के होश ठिकाने हुए तो बिछावन से उठे, बंदूक संभाली, बाहर निकले और लालटेन लेकर वनमानुष की तलाश करने लगे। लेकिन वह वहां कहाँ था। मगर ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि उस संतरी का भी कहीं पता न था जो पहरा दे रहा था। शिकारी ने अब की दूसरे संतरी को ताकीद कर दी
कि खूब होशियार रहे, मगर सोने की हिम्मत न पड़ी। बिजली की रोशनी में बैठे बैठे गपशप करके रात काटी। दूसरे दिन तड़के सब लोग शिकार करने चले। गांव के आदमी उन्हें विदा करने के लिए गांव के बाहर तक आए। अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। शिकारी झाड़ियों की आड़ में चलने लगे, जिससे वनमानुष उनकी आहट पाकर कहीं भाग न जाए। हबशी को वह जगह मालूम न थी जहां मादा वनमानुष मरी पड़ी थी। उसी के पीछे लोग चले जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक जगह बड़ी बदबू आने लगी। हबशी सहम कर ठिठक गया और कान लगाकर सुनने लगा। वही रोने की आवाज सुनाई दी। शिकारी ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग बंदूक तैयार रखो, मैं आगे आगे चलता हूँ। मगर अभी 200 कदम ना गया कि उसे वह नजर आया, मगर वह अकेला ना था। उसके मादा जोड़े की लाश भी वहीं पड़ी हुई थी। वनमानुष उस लाश पर झुका हुआ अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर रो रहा था। उसके चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह अपने मादा जोड़े से कह रहा हो कि एक बार फिर उठो, चलो यह देश छोड़कर उस देश में जाकर बसें जहां के आदमी इतने निर्दयी, इतने कठोर नहीं हैं। जब वह देखता था कि उसके इतना समझाने पर भी मादा ना तो बोलती है और ना हिलती है, तो वह छाती पीट कर रोने लगता था। यह हाल देखकर शिकारी का दिल दर्द से पिघल गया। बंदूक उसके हाथ से गिर पड़ी। शिकारी का जोश ठंडा हो गया। साथियों को लेकर वह डेरे पर लौट आया। सब लोग वहां बैठकर बातें करने लगे। देखो, जानवरों में भी कितनी मोहब्बत होती है। लाश सड़ गई है, मगर अभी तक उसे नहीं छोड़ रहा है। उबांशियों ने ये बहुत बुरा काम किया कि उसके मादा जोड़े को मार डाला। अभी यही बातें हो रही थी कि सबने देखा कई आदमी एक लाश लिए चले आ रहे हैं। शिकारी लाश को फौरन पहचान गया। यह उस संतरी की लाश थी। मालूम हो गया कि उसी वनमानुष ने रात को उसे मार डाला है। शिकारी क्रोध से अंधा हो गया और बोला, अब इस दुष्ट को किसी तरह न छोड़ूंगा। ऐसे खूनी जानवरों पर दया करना पाप है। आज उसका काम तमाम करके ही दम लूंगा। यह कहकर वह फिर उसी जगह जा पहुंचा जहां मादा वनमानुष मरी पड़ी थी, मगर अब की वनमानुष वहां ना दिखाई दिया। तब ये लोग उसके पैर का निशान देखते हुए उसकी खोज में चले। आखिर एक पहाड़ी के नीचे से, जहां एक पहाड़ी नदी बहती थी, वनमानुष आता दिखाई दिया। उसकी देह से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। मालूम होता था अभी नहा कर निकला है। शिकारियों को देखते ही पहले तो वो गरज उठा, फिर किसी शोक में डूबे हुए आदमी की तरह छाती पीट पीट कर रोने लगा। वे लोग चुपचाप खड़े रहे। जब वह बिल्कुल पास आ गया तो अफसर ने उसके कंधे पर निशाना लगाकर गोली चलाई। वह जोर से चीखा और गिर पड़ा। उसका कंधा जख्मी हो गया था। फिर दूसरे हाथ के सहारे अफसर ने अब की बार उसकी छाती पर गोली चला दी। शिकारियों ने समझा उसे मार दिया, मगर वह झट एक चट्टान फांद कर भागा और जंगल में घुस गया। शाम होने को थी। अब उसे ढूंढना बेकार समझकर शिकारी डेरे की तरफ लौटे। यद्यपि यह मालूम था कि वह घायल हो गया है, तथापि लोगों ने पहरे का बंदोबस्त किया और खा पी कर सोए। रात भर सब लोग आराम से सोते रहे। अफसर साहब की नींद खुली ही थी कि एक हबशी दौड़ा हुआ आया और बोला, साहब, वो तो फिर रो रहा है। अफसर ने ध्यान से सुना। हाँ, ये तो वही रोने की आवाज है। लोगों ने झटपट कपड़े पहने और बंदूक लेकर रवाना हो गए। उस जगह पहुंचकर वे लोग झाड़ियों की आड़ से दोनों वनमानुषों की अंतिम प्रेम लीला का तमाशा देखने लगे। उन्होंने देखा कि वह अपने मादा जोड़े की लाश को अपने खून से रंगी हुई छाती से दबा कर रो रहा है। उसकी आंखों में नशा सा छाया हुआ मालूम होता था, जैसे कोई शराब के नशे में चूर हो। यह दर्दनाक मंजर देखकर शिकारियों की आंखें भी आंसुओं से तर हो गई। तो उसे जिंदा पकड़कर मरहम पट्टी की जाए। उसे देखते ही वनमानुष ने बड़ी दर्दनाक मंजर भरी आंखों से उसकी ओर देखा, मानो कह रहा था, क्यों देरी करते हो? एक गोली और चला दो कि जल्द इस दुख भरे संसार से विदा हो जाऊं। शिकारी ने ऐसा ही किया। एक गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। इधर बंदूक की आवाज हुई, उधर वनमानुष चित हो गया, मगर आवाज के साथ ही शिकारी का दिल भी कांप उठा। उसे ऐसा मालूम हुआ, प्रेमचंद। हमने क्या सीखा?
हमें पशुओं को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए तथा यथासंभव उनकी देखभाल करनी चाहिए। शब्दार्थ: बलवान, ताकतवर, पावरफुल, ताज्जुब, हैरानी, शौक, खौफनाक, डरावना, स्कैरी, तड़के, बहुत सुबह, अर्ली मॉर्निंग, छोलदारियां, तंबुएं, टेंट्स, गुरूर, घमंड, प्राइड, फारिग, मुक्त, फ्री, संतरी, द्वारपाल, पहरेदार, गेटकीपर, अफसोस, दुख, ग्रीफ, धमाका, जोरदार आवाज, ब्लास्ट, ताकीद, निर्देश, इंस्ट्रक्शन, ठिठकना, पल भर के लिए ठहरना, अलर्ट, जख्मी, घायल, इंजर्ड, फांद कर, कूद कर पार करना, पास रेट, दर्दनाक, पीड़ा भरा, पेनफुल, मंजर, दृश्य, साइट।